हाँ भाई, हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी कुशल मंगल होंगे और सभी अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन पर अच्छे से लगे हुए होंगे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी सी चल रही होगी। देखो बेटा, हम लोगों ने एक यूट्यूब पर बोर्ड की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें हम आपको दो लेक्चर या दो पार्ट्स में जो है वो एक चैप्टर को कंप्लीट करके देते हैं। दूसरा, उसी के साथ हम एक क्विज भी अटैच कर रहे हैं। वो जो क्विज है वो आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलेगी। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करने के लिए सिंपल गूगल प्ले स्टोर पे जो है वो लिखना है पी एकेडमी। जैसे ही आप पी एकेडमी लिख के सर्च करेंगे, सबसे पहले ही हमारी ऐप आपको दिखाई देगी। उसको आप इंस्टॉल करें और उसमें जो बोर्ड वाला कोर्स है उस कोर्स के अंदर जाएं और वहाँ जो है वो क्विज को अटेंड करें। अभी तक हम लोगों ने बेटा देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो चैप्टर है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इनिशियल जो पोर्शन है जिसमें हमने ये पढ़ा, ये जाना कि जब भी कोई कंडक्टर से करंट का फ्लो होगा तो एक्चुअल में कौन से आयन के कारण करंट फ्लो करेगी। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट का फ्लो होता है। सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की टर्म्स में करंट का फ्लो होता है। वहां पर जो चार्ज कैरियर्स हैं जिनकी टर्म्स में करंट का फ्लो हुआ है वो होल्स और इलेक्ट्रॉन है। और यही बात अगर हम कंडक्टर के लिए करते हैं तो कंडक्टर के केस में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो चार्ज कैरियर्स कौन है? कंडक्टर के केस में ये चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। और अगर यही बात हमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो चार्ज कैरियर्स है वो चार्ज कैरियर्स कौन है? आयंस हैं। ये बातें हमने देखी। उसके बाद हम बात करने गए कि एक जो कंडक्टर है उसका थर्मल बिहेवियर क्या होता है। जैसे ही हम लोग एक कंडक्टर के ऊपर या जैसे ही हम लोग एक कंडक्टर की बात करते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये टेम्परेचर के कारण एक वेलोसिटी रखते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इजीली इधर उधर 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 मोशन कर सकते हैं, तो थर्मल इनका मोशन होता रहता है ड्यू टू टेम्परेचर। और इनके पास एक आरएमएस स्पीड आ जाती है कितनी? अंडर रूट ऑफ 3RT/mw। ये हमने देख लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने बोला कि जैसे ही हम एक कंडक्टर के ऊपर कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते ही सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करने लगेंगे। और अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करने लगेंगे। और वहाँ से हमने जो है वो उनकी एक वेलोसिटी डिफाइन करी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर आपको ये सारी बातें नहीं पता हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है वो जस्ट इससे पीछे वाला वीडियो ज़रूर देख के आएँ। उस वीडियो का लिंक या उस वीडियो के लिए आपको सिंपल हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर 1 नाम से आपको मिल जाएगा। तो चलिए उससे आगे की बातें करते हैं। लास्ट टाइम पर हमने बेटा सबसे ऊपर वाला जो रिलेशन है करंट इज इक्वल टू आई बराबर NEAVD, यहाँ तक की बातें कर ली थी कि करंट जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में क्या लिखा जाता है। करंट इज सिंपली रिटन एज NEAVD, वेयर N इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एंड A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एनी कंडक्टर एंड VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर दैट कंडक्टर। अब देखो बेटा, यहाँ कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें इन्वॉल्व हुई हैं। हमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके बारे में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मटेरियल जैसे ही चेंज हो जाएगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाएंगे। और ए क्रॉस सेक्शन एरिया उस मटेरियल के डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके अंदर आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस एक वेलोसिटी अचीव होती है जिसे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा है। अब हम हमारी बातों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला एक छोटा सा पॉइंट आता है करंट डेंसिटी। क्या है करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी को अगर हम एक बार के लिए रीड करें तो ये कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन दैट इज मैक्रो लेवल स्टडी। अगर हम यहाँ पर बात करें करंट की तो करंट क्या है? करंट इज सिंपली द रेट ऑफ चार्ज फ्लो। किसी भी जो है वो क्रॉस सेक्शन से फ्लो होने वाला जो चार्ज है उसकी जो रेट होती है उसी को हम क्या कहते हैं? करंट। बट अगर हम ये जो स्टडी है, बट द स्टडी ऑफ करंट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड थ्रू ए वेरी स्मॉल क्रॉस सेक्शन, अगर हम एक छोटे क्रॉस सेक्शन से जो है वो करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की स्टडी करने चाहते हैं, मैक्रोस्कोपिक नहीं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम स्टडी करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? करंट डेंसिटी करें। अगर करंट डेंसिटी की एक्चुअल डेफिनेशन पर जाएं तो करंट डेंसिटी इज सिंपली द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू per unit area section which put perpendicularly या which
put perpendicular on the path of current is called current density. तो current density is simply the current passing through a unit area. The area is perpendicular to the करंट. हम केवल और केवल परपेंडिकुलर एरिया को ही काउंट करते हैं. जे वेक्टर इज ऑलवेज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. जे वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है. देखो बेटा, हमने कल पिछले सेशन में एक छोटी सी बात पढ़ी थी कि करंट हमेशा और हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन की फ्लो में, या जिधर पॉजिटिव जो चार्ज पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है. ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी. अब देखो, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो हमेशा और हमेशा किधर फ्लो करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फ्लो करते हैं. करंट डेंसिटी जो है उसकी डायरेक्शन भी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. और करंट डेंसिटी को जब हम डिफाइन करते हैं तो करंट डेंसिटी किस तरीके से डिफाइन की जाती है? करंट डेंसिटी इज सिंपली द करंट फ्लोइंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया विच इज परपेंडिकुलरली ऑन द पाथ इज कॉल्ड करंट डेंसिटी थ्रू द क्रॉस सेक्शन. अगर बेटा हमारे पास यहाँ ये कोई क्रॉस सेक्शन जो है वो प्लेस किया गया है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए. देखा हमने कि ये करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्लेस किया गया है, तो यहाँ जो जे वेक्टर बनेगा वो बनेगा आई डिवाइड बाई ए, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो ई वेक्टर की डायरेक्शन में होगी. तो डायरेक्शन के लिए हमने ई कैप डोनेट कर दिया, ई कैप डिनोट कर दिया. अब इसके बाद जो है वो अगर हमारे पास एरिया वेक्टर करंट से थोड़ा सा टिल्टेड होता तो क्या होता? देखो जी, अगली एक और सिचुएशन में आपको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है कि अगर हमारे पास ये वाली जो सरफेस है वो सरफेस का एरिया वेक्टर करंट के साथ कोई एंगल थीटा फॉर्म कर रहा होता, करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही होती, तो ऐसे केस में करंट डेंसिटी की डायरेक्शन भी यही होती. और करंट डेंसिटी जब हम लिखते तो कैसे लिखते? सबसे पहले एरिया के कंपोनेंट में ब्रेक करते. एरिया को कंपोनेंट में ब्रेक करा तो एक एरिया का कंपोनेंट इधर आया कितना? डी ए कोस थीटा. इधर का कंपोनेंट आया कितना? डी ए साइन थीटा. अब जो कोस कंपोनेंट है वो इस, या कोस कंपोनेंट की जो सरफेस होगी वो इस करंट के परपेंडिकुलर होगी. तो जे वेक्टर बराबर क्या लिखा जाएगा? करंट आई डिवाइड बाई डी ए कोस थीटा, ये लिखा जाएगा. अगर यहां से हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आई इज सिंपली इक्वल टू डी ए या जे इंटू डी ए कोस थीटा, यही बनेगा. अगर हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास देखो क्या रिजल्ट आता है. हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है कि करंट आई बराबर होता है जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर. और कंप्लीट एरिया के लिए लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, करंट आई बराबर होता है जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऑब्वियसली. अब हम यहाँ छोटे छोटे केसेस की बात करते हैं. पहले केस में कह रहा है कि इफ करंट डेंसिटी इज यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शन, अगर पूरे कंप्लीट क्रॉस सेक्शन से करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो डायरेक्ट इसे लिखा जा सकता है जे ए कोस थीटा. जे की अगर यूनिट्स की बात करूं तो जे जो है वो हमारे पास लिखा जाता है आई डिवाइड बाई ए, दैट इज सिंपली एम्पेयर्स पर मीटर स्क्वायर. एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर जो है वो इसकी यूनिट होगी. और अगर हम इसकी यूनिट की दूसरी यूनिट की बात करें तो दूसरी यूनिट होगी इसकी एम्पेयर पर सेंटीमीटर स्क्वायर. और अगर इसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो ये ऊपर करंट है, नीचे एरिया है. करंट के लिए तो डायमेंशन होता है एम्पेयर और एरिया के लिए डायमेंशन होता है एल स्क्वायर. ऊपर आएगा तो एल की पावर -2 बन जाएगा. तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान अप्रोच से हम इसे लिख सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगले पॉइंट पर कहता है कि रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जे एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी में रिलेशन लिखना हो तो हमने एक छोटा सा रिलेशन पढ़ा था, आई बराबर होता है एन ई ए वी डी. बिल्कुल यहाँ पर अगर हम जो है वो एरिया को डिवाइड में लेके जाएंगे तो आई बाई ए बराबर क्या बनेगा? एन ई ए वी डी बनेगा. ऐसे केस में जे बराबर आ जाएगा एन ई वी डी. जे की वैल्यू आ गई एन ई वी डी. वी डी की वैल्यू भी अगर बात करूं बेटा तो हमने पीछे सेशन में सीखा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सिंपली रिटन एज ई कैपिटल ई डिवाइड बाई एम इंटू टाउ, ये लिखा जाता है. और जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हम पुट कर देंगे. हमारे पास करंट डेंसिटी की वैल्यू देखो कितनी निकल के आती है. करंट डेंसिटी जो है वो जे बराबर आता है एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई एम इंटू ई. और इस कंप्लीट वैल्यू को हम क्या कह देते हैं? सिग्मा कह देते हैं. इस कंप्लीट वैल्यू को हम कंडक्टिविटी कहते हैं. ये कंप्लीट वैल्यू जो है इसे एक साथ रिप्रेजेंट करा जाता है कंडक्टिविटी से. तो सिग्मा इज सिंपली द कंडक्टिविटी ऑफ एनी गिवन मटेरियल. किसी भी मटेरियल के लिए अगर कंडक्टिविटी लिखनी हो तो कंडक्टिविटी बराबर क्या बनेगा? एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, ये बनेगा. ये एक सब्सटेंस की कंडक्टिविटी है. तो हमारे पास सिग्मा इट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ गिवन मटेरियल. और अगर हम जे को ई की वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो जे बराबर आ जाता है सिग्मा इंटू ई. वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो जे वेक्टर बराबर बनता है सिग्मा इंटू ई.
ये आप एक बार थोड़ा सा जो है वो अपने दिमाग में सेट करें, इसको बार बार के लिए देखें ताकि आपके ये एडजस्ट हो जाए, क्योंकि बेटा ये एक छोटी सी पॉइंट जो है वो आपसे हमेशा पूछने की कोशिश करता है कि करंट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टिविटी, करंट डेंसिटी जे बराबर लिखा जाता है सिग्मा इंटू ई। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। कैसे सोल्व करा? हमने करंट का फॉर्मूला लिखा I बराबर NEAVT, उसी को फर्दर सिंप्लीफाई करा। अब देखो इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कहता है कि जो कंडक्टिविटी है, conductivity depend on the material as well as the temperature. It never depend on the dimension of material such as length, volume and area of conductor. देखो बेटा, इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो करंट डेंसिटी सिग्मा होती है ना, सिग्मा बराबर लिखा जाता है एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, बदलेगा कौन, एन, और बदलेगा कौन, बदलेगा टाउ। अगर हम एन बदलेंगे मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बदलेंगे तो मटेरियल बदल जाएगा, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए सेम ही होते हैं। अगर हम टेम्परेचर बदलेंगे तो टेम्परेचर बदलने पर क्या बदल जाएगा, टाउ बदल जाएगा। अगर बेटा आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच की कोलिजन रैपिड होने लगेगी, और दो फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच की कोलिजन अगर रैपिड होने लगेगी तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में उनके बीच का रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। टाउ हमने कैसे डिफाइन करा है, टाउ इज सिंपली द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम टेकन है वही कहलाता है टाउ। अब अगर हम यूं कहें कि टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसकी थर्मल वेलोसिटी बढ़ गई, ये जल्दी से कोलाइड कर जाएगा, और जल्दी से कोलाइड कर जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो एक कंडक्टर के लिए हम लोग बोलते हैं इफ टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज राइज देन इट्स कंडक्टिविटी गेट डिक्रीज बिकॉज टाउ गेट डिक्रीज। तो छोटा सा जो रिमार्क है वो रिमार्क यही कहता है कि कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन मटेरियल एज वेल एज द टेम्परेचर, इट नेवर डिपेंड ऑन द डायमेंशन। बिल्कुल, हमने यहां से देखा कि यहां पर डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करता, मटेरियल पर डिपेंड करेगा और रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करेगा। और रिलैक्सेशन टाइम किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अब देखो बेटा, इसके बाद बात आती है रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं, रेजिस्टिविटी इज सिंपली अपोजिट या इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का जो उल्टा होता है ना उसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। अगर हम यहाँ से कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखें तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आया था एन स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई एम। इसको रिवर्स करूंगा तो एम डिवाइड बाई एन ई स्क्वायर टाउ, यही बनेगा। अब देखो क्या होगा, जैसे ही जो है वो टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर को हमने बढ़ाया तो ऐसे केस में क्या होगा, जैसे ही आप टेम्परेचर को राइज करेंगे, जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो कंडक्टर्स के केस में जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है ड्यू टू डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या कहता है, देखो इधर ये कहता है कि टेम्परेचर डिपेंड ऑन टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंट एंड resistivity. The resistivity of material is found to be dependent on the temperature over a limited range of temperature not too large. The resistivity of material या resistivity of metallic conductor is approximate given by this. मतलब हमारे पास किसी भी टेम्परेचर पर अगर हमें रेजिस्टिविटी लिखनी हो तो कैसे लिखते हैं, रो नोट इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। यहां पर रो नोट क्या है, रो नोट रेफरेंस टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी है, और डेल्टा टी के अंदर जब हम टेम्परेचर डिफरेंस देखते हैं तो वो भी किससे देखते हैं, रेफरेंस टेम्परेचर से देखते हैं। यहाँ रेफरेंस टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस हम कंसिडर करते हैं। तो ये बोलता है कि वेन वेयर रो टी इज द रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी एंड रो नोट इज द रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर टी नोट, here alpha is called the temperature coefficient of resistivity। यहाँ जो अल्फा है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है। अब देखो बेटा, अगर हम कंडक्टिंग मटेरियल्स की बात करें तो कंडक्टिंग मटेरियल्स में कॉपर भी है, नाइक्रोम भी है,
कॉपर जो होता है उसकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ती है लीनियर रूप से। तो रेजिस्टिविटी रो का फॉर्मूला बन जाता है रो नोट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अगर आप इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें मिलता है। फिर अगर हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम की, तो ऐसे केस में इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो रो नोट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी के अकॉर्डिंग ही चेंज होती है, लेकिन इसकी जो है वो जैसे टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे राइज हो रही है, उतना चेंज नहीं आ रहा जितना कॉपर के साथ आ रहा था। मतलब इसका अल्फा क्या है, इसका अल्फा डेफिनेटली कम है। अगर थर्मल रेजिस्टिविटी कोफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू कम है तो ऐसे केस में स्लो चेंज आएगा विद टेम्परेचर, और अगर ये लार्ज है तो क्या होगा, लार्ज चेंज आएगा। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं अल्फा फॉर कॉपर इज लार्ज एज कंपेयर टू अल्फा फॉर नाइक्रोम। तो नाइक्रोम के लिए जो अपने पास थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू कॉपर। एक और चीज देखते हैं साथ साथ कि जितने भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके ऊपर उल्टा इंपैक्ट पड़ता है। जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है बेटा, सेमीकंडक्टर के अंदर के जो मटेरियल हैं उन मटेरियल के बॉन्ड ब्रेक होने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकलने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ एक होल की फॉर्मेशन होगी और यहाँ इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन की फॉर्मेशन होगी। तो जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को राइज करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ सेमीकंडक्टर के अंदर फॉर्मेशन ऑफ होल एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगती है, जिसके कारण उनकी कंडक्टिविटी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, मतलब उनकी रेजिस्टिविटी घटने लगती है। तो हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स के लिए रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इनकी रेजिस्टिविटी घटने लगेगी, आफ्टर ए लॉन्ग टेम्परेचर इनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। तो अगर सेमीकंडक्टर के लिए बात की जाए तो सेमीकंडक्टर के केस में हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे ही टेम्परेचर हमने बढ़ाया वैसे ही इनकी रेजिस्टिविटी क्या हो गई, इनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो गई। चलो जी, ये बात आपको अच्छे से क्लियरली समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगले पॉइंट में हमें कहता है कि हमारे पास जो अल्फा है उसकी यूनिट होती है पर डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल, क्योंकि अल्फा जब हमने लिखा था तो हमने लिखा था रो बराबर होता है रो नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा किसके मल्टीपल में आ रहा है, अल्फा टेम्परेचर के मल्टीपल में आ रहा है। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस है, तो ये भी डायमेंशन लेस होगा, मतलब इन दोनों की डायमेंशन एक दूसरे के अपोजिट है। तो अल्फा जो है वो पर डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर किया जाता है। दूसरा, रेजिस्टेंस करस्पॉन्डिंग टू द टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी इज गिवन बाय दिस। अगर हमें रेजिस्टेंस लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बेटा, अगर आपको रेजिस्टिविटी पता चली गई है तो आप रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। किसी टेम्परेचर टी पर जो रेजिस्टेंस होगा आर टी, दैट इज सिंपली रिटन एज आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। यहाँ पर आर नोट क्या है, R naught is the temperature, R naught is the resistance at 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू कितनी है, R naught है। और यहाँ पर डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। और अल्फा क्या है, अल्फा जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है या थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। अब देखो बेटा, इंसुलेटर के केस में या सेमीकंडक्टर के केस में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, मतलब डेफिनेटली अल्फा क्या रहा होगा, नेगेटिव। तो अगली स्टेटमेंट में हमें बोलता है कि फॉर मेटल अल्फा इज पॉजिटिव बट फॉर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर अल्फा इज नेगेटिव। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती है, बट अल्फा इज पॉजिटिव फॉर कंडक्टर्स, मेटल जो होते हैं उनके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। फिर उसके बाद देखो क्या कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिक्रीज लीनियरली विद डिक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज एंड बिकम जीरो एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। देखो बेटा, ये कहना चाह रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को रिड्यूस करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे एक कंडक्टर का जो एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज करते जाएगा और लीनियरली डिक्रीज करेगा। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा या यूं कहूं कि टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा कम हो गया है तो ऐसे केस में डेफिनेटली रेजिस्टेंस भी बहुत कम हो जाएगा और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की वैल्यू आएगी जहां पर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं कि जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है वो उस
वो टेम्परेचर उस मटेरियल के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। बिलो दिस टेम्परेचर ए कंडक्टर बिकम सुपर कंडक्टर। इस टेम्परेचर से नीचे अगर हम जाते हैं तो एक कंडक्टर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, उसका ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। तो ये है बातें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अपने पास, और ये बातें हैं कंडक्टिविटी की, और ये बातें हैं हमारे पास करंट वर्सेस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन की, ये बातें हैं करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन की, ये बातें हैं रेजिस्टिविटी की, ये बातें हैं कंडक्टिविटी की, मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी की बातें हमने बेसिक अभी तक करी हैं। मेरे ख्याल से ये बातें आपको अच्छे से क्लियरली समझ आ गई होंगी। अब इसके बाद जो है वो बेटा हम इस चैप्टर का मेन पार्ट, इस चैप्टर का जो पोर्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्ट होता है ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ के बारे में बेटा हम छोटी क्लासों में ही पढ़ने लग जाते हैं, 10th में भी थोड़ा सा ओम्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग बोलते हैं कि अंडर सेम फिजिकल कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। एक सेम जो फिजिकल कंडीशन, सेम फिजिकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर सेम, और क्या सेम होना चाहिए, मटेरियल सेम, मटेरियल भी सेम होना चाहिए, और क्या सेम होना चाहिए, उसकी डायमेंशन या एक ही जो है वो रेजिस्टेंस होना चाहिए। उसके लिए जो करंट है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज के, या वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होता है करंट। जैसे ही हम लोग प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है, और ये जो कांस्टेंट है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। इतना ही है ओम्स लॉ। अब देखो बेटा, अगर मैं आई वर्सेस वी ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो ऐसे केस में क्या होगा, आई को मैंने यहाँ पर वाई एक्सिस पर रखा है और वी को मैंने एक्स एक्सिस पर रखा है, तो ये वाई बराबर एम एक्स वाला ग्राफ बनेगा। इस ग्राफ के लिए अगर हम बात करें तो आई बराबर आ गया अपने पास एम यानी 1/r इंटू वी, तो इसका जो स्लोप है वो क्या है, 1/r। अच्छा, स्लोप किसका ज़्यादा है, स्लोप इसका ज़्यादा है, इसका स्लोप क्या है, कम है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं r1 के करस्पॉन्डिंग स्लोप ज़्यादा है, यानी 1/r1 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू 1/r2, मीन्स दैट R2 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू R1। ऐसी बात हम लिख सकते हैं। अगर यहीं पर ये ग्राफ इस तरीके से आता तो यहाँ पर ग्राफ V वर्सेस I आ जाता, तो ऐसे केस में V बराबर IR बनता, ऐसे केस में Y बराबर हम लोग लिखते हैं MX, तो यहाँ से M बराबर आ जाता R, यानी M जो है या स्लोप जो है वो किसके इक्वल होता, स्लोप रेजिस्टेंस के इक्वल होता। इस केस में स्लोप M किसके इक्वल हुआ है, 1/r के। अगर आपने करंट को y एक्सिस पर रखा तो ऐसे केस में स्लोप जो है वो 1/r के इक्वल होता है, और अगर आपने करंट को x एक्सिस पर रखा तो ऐसे केस में आपके पास जो है वो स्लोप r के इक्वल होता है। ये तो कहानी हुई छोटी सी ओम्स लॉ की। अब ओम्स लॉ के लिए हम और बातें करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली बातें करें, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला दोबारा से डिस्क्राइब करें, तो हमने वापस जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू लिखी इन टर्म्स ऑफ करंट, या करंट की वैल्यू लिखी इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है, करंट आई बराबर NEAVD, बिल्कुल। और यहाँ से अगर मैं आई की वैल्यू लिखूंगा तो आई बराबर आ जाएगा NEA, VD की जगह क्या लिखूंगा, E कैपिटल E टाउ बाई M, बिल्कुल। फिर VD की वैल्यू पुट करने के बाद आई की वैल्यू ऐसी बन गई। अब यहाँ आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर लिखा जा सकता है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ इस तरीके से हमने लिख दिया। जब आपने इसको इस तरीके से लिखा तो ये रिलेशन बन गया। ये रिलेशन बनने के बाद आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या बनेगा, आप जब इसे आगे लिखेंगे बेटा तो आपके पास ये रिजल्ट आता है V बराबर ME डिवाइड बाई NE² टाउ इंटू L/A, ये बनता है। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, ये तो रेजिस्टिविटी के इक्वल है, और इंटू करंट आ जाता है I, ऐसा ही आता है। ये रेजिस्टिविटी है तो V बराबर आ गया रो L/A इंटू आई, और ये रो L/A होता है वही क्या बनता है, रेजिस्टेंस बनता है। तो यहाँ से V इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं R इंटू आई, या V इक्वल टू I इंटू R। R की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, रो L/A। अब ये जो रेजिस्टेंस है ना, वो एक मटेरियल की लेंथ, मटेरियल की क्रॉस सेक्शन एरिया, मटेरियल की रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करती है। तो resistance of any substance depend on the length, cross section area and resistivity, but resistivity doesn't depend on the dimensions,
जो डायमेंशंस हैं उन पर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, बट रेजिस्टेंस डायमेंशंस पर डिपेंड करता है। अगर आपने लेंथ बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अगर आपने क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। रेजिस्टेंस जो होता है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एनी वायर, एंड रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर। अगर आपने लेंथ ऑफ वायर को इंक्रीज किया है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, अगर आपने क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज करा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। फिर इसके बाद देखो क्या कहता है, रेजिस्टेंस के बारे में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं? इट इज ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ करंट। मतलब क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है कि ये कोई एक जो है वो अपोज है। रेजिस्टेंस जो है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं कि रेजिस्टेंस इज सिंपली अपोज इन करंट फ्लो। जब कोई भी करंट फ्लो करेगा तो उसके अंदर ये क्या करेगा? उसको जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं करेगा, उसको सपोर्ट नहीं करेगा, उसको अपोज करेगा। तो अपने पास जो रेजिस्टेंस है वो एक अपोज है करंट फ्लो का। ये जो है वो इंडिपेंडेंट होता है वी और आई से। बिल्कुल रेजिस्टेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पर डिपेंड नहीं करता। किसी भी मटेरियल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो क्या लिखा जाता है? रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास बन जाता है रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस के लिए अगर हम डायमेंशन फॉर्मूला भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा? रेजिस्टेंस आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं वी अपॉन आई, और वी को मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू अपॉन क्यू, और यहाँ आई और डब्ल्यू को क्या लिखूंगा बेटा? ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनता है एम एल टू टी माइनस टू डिवाइड बाई क्यू। क्यू इज ए इंटू टी, तो एम्पेयर का स्क्वायर इंटू टी। सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री एंड ए टू द पावर माइनस टू। दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। जब भी आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि वर्क बराबर होता है क्या? वर्क डन बराबर होता है Q इंटू डेल्टा वी। तो ऐसे केस में V की जगह आप लोग लिख सकते हैं वर्क बाई Q। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लें कि जब भी हमें डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है तो हम हमेशा और हमेशा वोल्टेज को रिप्लेस कर सकते हैं वर्क डन बाय चार्ज से। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। अगले अगले पॉइंट में देखो क्या कहता है? कहता है कि रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। किसके लिए? कंडक्टर्स के लिए। घट जाएगा किसके लिए? इंसुलेटर के लिए या सेमीकंडक्टर के लिए? नेचर ऑफ मटेरियल, बिल्कुल। अगर मटेरियल ही बदल दिया या एक कंडक्टर है एक सेमीकंडक्टर है, उनके लिए रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। तो मटेरियल की नेचर पर भी डिपेंड करता है, डायमेंशन लेंथ और एरिया पर भी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस आर बराबर होता है रो एल बाई ए। ये लेंथ, एरिया और मटेरियल तीनों पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। फिर कहता है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज एंड ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिक्रीजेज। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद कहता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी तो हमने अभी अभी लिखा। रेजिस्टिविटी के लिए क्या बात करी तो हमने बोला रेजिस्टिविटी रो बराबर हो जाएगा रेजिस्टेंस के टर्म्स में आर ए बाई एल। रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी इज सिंपली द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए क्यूब ऑफ 1 मीटर साइड। एक कोई क्यूब है जिसकी साइड 1 मीटर है तो उसके लिए ये वाली वैल्यू 1 बनेगी, ये वाली वैल्यू भी 1 बनेगी। तो रेजिस्टिविटी कितनी आ जाएगी? आर के इक्वल आ जाएगी। तो रेजिस्टिविटी इज सिंपली द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1 मीटर। एक क्यूब के द्वारा ऑफर्ड रेजिस्टेंस होता है जिसकी साइड 1 मीटर होती है। तो ये एक छोटी सी बात है। रेजिस्टेंस की अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम और रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। इसका डायमेंशन भी हम लिख सकते हैं। रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। ये कभी भी डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। उसके बाद कहता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के लिए बात करें तो हम लोग बोलते हैं इट इज द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय क्यूब ऑफ 1 मीटर साइड। किसी भी एक क्यूब की अगर साइड को हम 1 मीटर ले लेंगे तो ऐसे केस में उसकी जो कंडक्टेंस है वो कंडक्टेंस ही कंडक्टिविटी के इक्वल बनती है। और वो हमारे पास कितनी आती है बेटा? वो आती है एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। ये भी हमारे पास जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। इसके बाद अगला एक और छोटा सा पॉइंट आता है इसी चैप्टर का, उसमें कहता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ।
ओम्स लॉ की हमने मैक्रोस्कोपिक फॉर्म तो देख ली, हमने ये तो लिख दिया कि V जो है वो प्रोपोर्शनल है I के, तो V बराबर आ गया I इंटू आर। ये मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है, ये मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है। अब हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म देखते हैं। माइक्रोस्कोपिक फॉर्म देखने के लिए हम क्या करेंगे, करंट आई बराबर लिखेंगे एन ई वी डी, वी डी की वैल्यू पुट करेंगे। वी डी की वैल्यू क्या होती है, ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, ये वाली वैल्यू पुट करी तो हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला निकल के आया, जे वेक्टर बराबर सिग्मा इंटू ई वेक्टर। शुरुआत में या जब चैप्टर हमने स्टार्ट करा था या आज का जो लेशन हमने स्टार्ट करा था उसमें हमने इनिशियली ये पढ़ा है कि करंट डेंसिटी जे बराबर या करंट डेंसिटी जे लिखा जाता है सिग्मा इंटू ई। ये हमारे पास होती है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, स्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है, ये मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है। मेरे ख्याल से यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो अपने पास पॉइंट आता है वो आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं तो किस किस तरीके के इनके कॉम्बिनेशन फॉर्म होंगे। सबसे पहला कॉम्बिनेशन, जब कोई भी दो रेजिस्टेंस जो है वो एक दूसरे के साथ केवल एक ही एंड पर कनेक्टिंग हो या एक ही एंड पर जुड़े हो और जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो जंक्शन ना हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, इधर से फ्लो होने वाला करंट आई उधर से भी उतना ही फ्लो होगा, इधर से भी उतना ही फ्लो होगा। मतलब दोनों में क्या सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा। जब दोनों में करंट सेम रहेगा तो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग आएगा। एक के अक्रॉस V1 आया, एक के अक्रॉस V2 आया, और इनका जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल बनेगा, यानी V नेट बराबर V1 प्लस V2। बिल्कुल। और अगर हम इन दोनों को हटाकर एक ही रेजिस्टेंस की टर्म्स में लिख दें कि इनको दोनों को हटाया, एक रेजिस्टेंस लगाया और उस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करी वो I फ्लो करी, और उस रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है उसको हमने लिख दिया R इक्वलेंट। तो ऐसे केस में क्या होगा, V बराबर सीधा ही लिखा जाएगा R इक्वलेंट, या R इक्वलेंट इन सीरीज दैट मस्ट बी इक्वल टू I इंटू R1 और प्लस I इंटू R2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सीरीज के अंदर जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस आता है R सीरीज दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। मेरे ख्याल से इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर कहता है कि इफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैविंग रेजिस्टेंस R देन देयर इक्वलेंट रेजिस्टेंस बिकम N इंटू R। सिमिलरली हम लोगों ने बेटा कैपेसिटर के केस में भी बात की थी। कैपेसिटर में ये फॉर्मूला जो है इस तरीके का फॉर्मूला बनता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, C इक्वलेंट बराबर C1 प्लस C2। यहाँ रेजिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला बनता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग बोलते हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्वलेंट रेजिस्टेंस R इक्वलेंट इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू। ये जो है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू से भी ज्यादा होगा। चलिए इसके बाद अगले कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। अगला कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो क्या होगा, हमने बोला यहां से हमने जो है वो दो रेजिस्टेंस को इस तरीके से कनेक्ट करा कि उनके दोनों टर्मिनल ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। नीचे वाले का भी दोनों टर्मिनल, ऊपर वाले का दोनों टर्मिनल एक ही पॉइंट पर कनेक्टेड हैं। हमारे पास ये एक कोई बैटरी है और इस बैटरी से करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है, कितना I। अब यहां से करंट फ्लो I कर रहा है तो इस वाले में कितना गया, I1 गया, इस वाले में कितना गया, I2 गया। अब ये करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, क्यों, क्योंकि इसके पास दो अलग अलग वे थे जाने के, तो इसमें भी कुछ फ्रिक्शन चला जाएगा, इसमें भी कुछ फ्रिक्शन चला जाएगा। तो ऐसे केस में टोटल करंट I बराबर लिखा जाएगा I1 प्लस I2। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हम लोग बोल रहे हैं जितना चार्ज इधर से फ्लो होके आया है उतना ही चार्ज इधर और उधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और इधर और उधर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ऐसे केस में टोटल करंट I बराबर I1 प्लस I2 लिखा जाएगा। ये बात आपको अच्छे से क्लियरली समझ आ गई होगी। अब देखो बेटा, इसके अक्रॉस ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है और नीचे वाले के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो ऊपर वाले में करंट कितनी फ्लो हुई होगी, पोटेंशियल डिफरेंस आया V डिवाइड बाई R1 बराबर आ गया I1। नीचे वाले में कितनी करंट फ्लो हुई होगी, नीचे वाले में V डिवाइड बाई R2 बराबर आ गया I2। तो नीचे वाले में करंट मिल गई, ऊपर वाले में करंट मिल गई। और टोटल करंट को अगर हम एक सिंगल रेजिस्टेंस की टर्म्स में लिखे तो अगर हम इन दोनों को हटाकर एक ही रेजिस्टेंस लगा देते जिसे हम R इक्विवेलेंट कहते हैं और उसमें भी करंट अगर I फ्लो होती तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं I बराबर आ जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। और ये सारी की सारी वैल्यू हमने यहाँ पुट करी, सोल्व करा, यहाँ भी V, यहाँ भी V सब जगह से कैंसिल आउट हो गया। तो 1 अपॉन R पैरेलल बराबर 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2।
जब आप इसको सोल्व करते हैं आपके पास रिजल्ट आएगा, अगर दो ही रेजिस्टेंस आपके साथ पैरेलल में है तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा आर पैरेलल बराबर R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब ये जो वैल्यू है वो स्मॉलर से भी छोटी है। अगर अपने पास R1 और R2 दो रेजिस्टेंस हैं, उनकी स्मॉलर वैल्यू से भी स्मॉल है, तो हम लोग कहते हैं कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस आता है वो स्मॉलर से भी छोटा होता है, वो R1 और R2 दोनों से ही छोटा होगा, और सीरीज में जो रेजिस्टेंस आता है वो दोनों से बड़ा आता है। दूसरी बात देखो बेटा, अगर हमारे पास n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को, अगर हमने n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, एक रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, ऐसे हमने n रेजिस्टेंस को पैरेलली रखा, सारे के सारे आइडेंटिकल हैं, सबका रेजिस्टेंस सेम है, तो ऐसे केस में इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R बाई n। ये बातें भी अच्छे से क्लियर हो गई ना। इसके बाद जो है वो कहानी आती है किरचॉफ लॉ की। देखो हमने ये बात अच्छे से सीख ली कि कैसे हम जो है वो आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, कैसे जो है वो करंट फ्लो करती है, ये छोटी छोटी कहानी हमें अच्छे से क्लियर हो गई। अब किरचॉफ ने भी जो है वो क्या करा, बार बार जो है वो अलग अलग सर्किट्स को जो है वो ऑब्जर्व करा और उनके लिए कुछ छोटे छोटे स्टेटमेंट्स बनाए। सबसे पहला उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन करी और उन्होंने बोला कि जो है वो किसी भी जंक्शन पर, जंक्शन क्या होता है, जंक्शन वो पॉइंट है जहां पर मोर देन 2 वायर कनेक्टेड हों, ये एक जंक्शन है। इस जंक्शन पर अगर इधर से करंट आया या इधर से चार्ज आया Q1 या इधर से करंट आया I1, इधर से चार्ज फ्लो होके एंटर हुआ और इधर से भी चार्ज फ्लो होकर एंटर हुआ, तो जितना चार्ज इसमें एंटर हुआ उतना ही एग्जिट करेगा ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो फर्स्ट लॉ ऑफ या फर्स्ट किरचॉफ लॉ जो है उसको हम करंट लॉ भी कहते हैं। तो फर्स्ट किरचॉफ करंट लॉ, इट स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। दिस एम्प्लाई एट एनी जंक्शन द इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट। किसी भी एक जंक्शन पर इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट दोनों बराबर होंगी। ये किस पर बेस्ड है, ये चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है कि जब यहां पर चार्ज, जितना इस जंक्शन पर चार्ज एंटर हुआ है उतना ही एग्जिट करेगा, यहां किसी भी प्रकार के चार्ज का लॉस नहीं होगा। तो हम लोग बोलते हैं अगर हमारे पास ये कोई जंक्शन है और इस जंक्शन पर इधर से करंट I1 आया, इधर से I2 आया, तो ऐसे केस में एंटरिंग करंट कितना है या इनकमिंग करंट कितना है, इनकमिंग करंट है अपने पास I1 प्लस I2 एंड आउटगोइंग करंट कितना है I3 I4 एंड I5। तो आउटगोइंग करंट है I3 I4 एंड I5 और इनकमिंग करंट है I1 प्लस I2। इसके बाद अगला आता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखो क्या कहता है, नेट, ये कहता है कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए लूप या क्लोज लूप इज जीरो इट बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। देखो बेटा कैसे बोल दिया उन्होंने ये बात, जब हम एक लूप के अंदर अलग अलग रेजिस्टेंस, अलग बैटरीज, अलग अलग इक्विपमेंट से घूमकर आते हैं और एक क्लोज सर्किट का फॉर्मेशन करते हैं, तो देखो क्या होता है, ये हमारे पास एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1 है, और ये एक और बैटरी है जिसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। अब मैंने क्या करा, यहाँ से एक स्मॉल का Q चार्ज को लेके गया और चारों तरफ इसको घुमा के लाया। जब स्मॉल चार्ज को हम चारों तरफ घुमा के लाएंगे तो ये चार्ज का मोशन किसके कारण हो रहा था, ये किसके कारण घूम के आ रहा था, ये घूम के आ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जब घूमकर वापस यहीं आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक क्लोज लूप का टोटल वर्क डन जीरो होगा, और इसी पर बेस्ड जो है वो सेकंड किरचॉफ लॉ है या किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ए क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। और ये जो बात है ये उन्होंने किस बेसिस पे कही, ये उन्होंने एनर्जी के कंजर्वेशन के बेसिस पे कही। उन्होंने कहा कि जब करंट जो है वो एक लूप के अंदर सर्कुलेट होता है तो एक्चुअल में चार्ज रोटेट करता है, चार्ज फ्लो करता है, तो एक चार्ज जो है वो क्लोज लूप में रिवॉल्व होके आया है, चार्ज जो है वो एक क्लोज लूप में घूम के आया है, और चार्ज अगर घूम के वापस उसी पोजीशन पे आ गया तो ऐसे केस में डेफिनेटली क्या रहा होगा, ऐसे केस में डेफिनेटली उस पर नेटवर्क डन जीरो रहा होगा, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो आएगा। अब देखो बेटा किरचॉफ लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें छोटी छोटी बातें सीखनी है। अगर हम एक बैटरी को
इस डायरेक्शन में क्रॉस करते हैं या इस डायरेक्शन में जंप करते हैं जहां हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हमने जंप करा। हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जंप करने पर इसको हम -v से कंसीडर करेंगे। दूसरा, अगर हम एक रेजिस्टेंस को करंट की डायरेक्शन में जो है वो जंप करते हैं या क्रॉस करते हैं तो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो यहां भी वोल्टेज ड्रॉप आएगा, यहां भी हमें -IR लिखना पड़ेगा। तो जब आप करंट की डायरेक्शन में किसी रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे तो डेफिनेटली वहां पर लिखा जाएगा -IR। बैटरी पर अगर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल आप जंप करेंगे या उसको क्रॉस करेंगे तो लिखा जाएगा -V। दूसरा, अगर बैटरी को आप माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो डेफिनेटली यहां पर क्या हुआ होगा, वोल्टेज में राइज आया होगा, तो हम क्या मेंशन करेंगे, प्लस का V। अगर हमारे पास करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम जो है वो इसको क्रॉस करते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा, ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, इधर से इधर जा रहा हूं, मतलब वोल्टेज में राइज आएगा, माइनस से प्लस गया तो पक्का वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, प्लस ऑफ IR लिखा जाएगा। तो चलिए, ये जो है वो दो छोटे छोटे किरचॉफ लॉ हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम करंट लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ जो है वो वोल्टेज लॉ है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। करंट की डायरेक्शन में अगर आपने रेजिस्टेंस को क्रॉस करा है तो डेफिनेटली वोल्टेज का ड्रॉप होगा, और अगर आपने करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो क्या करा है, अपोजिट डायरेक्शन में अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस करा है तो वोल्टेज राइज आएगा। इन्हीं सब बातों के साथ अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सेल। क्या होता है सेल? सेल जो है वो बेटा आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो गैल्वेनिक सेल और इनके बारे में पढ़ते हैं। ये जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूजफुल होते हैं। और जब ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो इन सेल के अंदर चार्ज फ्लो करता है। सेल्स के अंदर जब चार्ज फ्लो करता है तो अंदर जब चार्ज का फ्लो होगा तो उस चार्ज के फ्लो का भी अपोज होगा। मतलब जब अंदर चार्ज फ्लो हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोलाइट्स की फॉर्म में या आयंस की फॉर्म में जो है वो फ्लो हो रहा है, और उन आयंस को भी एक अपोज मिलता है, और वो जो अपोज है वो इन सेल का कहलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब इन सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो बनता है इंटरनल रेजिस्टेंस। और इनके लिए ई जो होता है वो कहलाता है EMF, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसके कारण चार्ज मोशन कर रहे हैं। और जब इन दोनों को जो है वो कंबाइन करके जो है वो हम बात करते हैं, एक सेल की बात करते हैं, तो सेल के जो दो टर्मिनल हैं उन दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस बनता है वो कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सेल के जो बाहर के आउटर दो टर्मिनल्स हैं उन दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या बनेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और सेल के अंदर का रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। और सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वही हमारे पास उसका क्या बनेगा, EMF बनेगा। चलिए इनके बारे में छोटी छोटी और बातें करते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अगर हम बात करें तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या कहता है कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल। ऑब्वियसली EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग। मतलब जब किसी भी एक सेल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो ऐसे केस में उस सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF के इक्वल होगा। VTPD जो होगा वो किसके इक्वल होगा, EMF के इक्वल होगा। कब, जब जीरो करंट फ्लो कर रही हो, नो करंट फ्लो कर रही हो, I की वैल्यू 0 हो। फिर ये कहता है कि इट इज मेजर्ड ओनली बाय पोटेंशियोमीटर। हम लोग जो है वो EMF को पोटेंशियोमीटर से मेजर कर सकते हैं। डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोड्स। ये सेल की जो प्रॉपर्टीज हैं उन पर डिपेंड करता है। अगर सेल जो है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनकी नेचर को बदल दिया जाए तो उनका EMF भी बदल जाएगा, और इलेक्ट्रोड्स को बदल दिया जाए तो भी EMF बदल जाएगा। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए क्या कहता है, कहता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स इनसाइड द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल जो रेजिस्टेंस ऑफर हुआ है वही क्या कहलाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये किस चीज पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर मोबिलिटी ऑफ आयन इज इंक्रीज। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो उनकी मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, बिल्कुल। और दस द रेजिस्टेंस गेट डिक्रीज। जैसे ही
जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनकी मोबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ऐसे केस में उनका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। कहता है कि ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन मोबिलिटी ऑफ आयन डिक्रीज, हेंस द रेजिस्टेंस इंक्रीज। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ऑन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस गेट डिक्रीज, और the internal resistance also depend on the separation between the electrodes। हम लोग बोलते हैं कि if separation between the electrodes increases then resistance is also increased। जो बेटा हमारे पास सेल बने होते हैं, गैल्वेनिक सेल या किसी भी टाइप का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसकी कंसंट्रेशन, उसके एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, उसकी जो है वो सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स या टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सब चीज़ों पर उनका इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर हम एक आइडियल सेल की बात करते हैं तो आइडियल सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस को हम जीरो कंसीडर करते हैं, बट रियल सेल के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये छोटी सी कहानी है इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल, इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ के बारे में। चलो अब हम एक बैटरी के टीपीडी या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानते हैं। अगर हम एक बैटरी को ओपन सर्किट में रख देते हैं, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, जब उसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ ई के इक्वल होगा। ऑब्वियसली अगर इसके अंदर किसी भी प्रकार का करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो आएगा जीरो, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जीरो आया तो जितना पोटेंशियल या जितना इसका ईएमएफ है उतना ही इसके टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। फिर अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो तो जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो करंट हमेशा और हमेशा इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जो है वो एग्जिट करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से एग्जिट करेगा, इधर की तरफ एंटर करेगा। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे ये वाला प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, और ऐसे केस में ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा। जब आप ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे तो वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी बेटा ई माइनस आई आर। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग इज सिंपली रिटन एज ई माइनस आई आर। दूसरा, अगर हमारे पास ये बैटरी चार्ज हो रही होती तो क्या होता, अगर चार्जिंग हो रही होती बैटरी की तो ऐसे केस में बैटरी के अंदर हाई टर्मिनल या हाई पोटेंशियल वाला जो टर्मिनल है उससे करंट एंटर करेगा, उससे करंट एंटर करेगा और लो टर्मिनल से एग्जिट करेगा। तो इसमें क्या होगा, इधर प्लस बनेगा, इधर क्या बनेगा माइनस, इधर क्या बनेगा प्लस, इधर क्या बनेगा माइनस। जब आप ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी ई प्लस आई आर। अब हम लोग बोलते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिस्चार्जिंग के केस में सबसे लीस्ट होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन केस ऑफ चार्जिंग सबसे ज्यादा होता है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन केस ऑफ ओपन सर्किट ईएमएफ के इक्वल होता है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग इज बिकम ई माइनस आई आर, एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन केस ऑफ चार्जिंग बिकम ई प्लस आई आर, एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ओपन सर्किट इज ई। तो सबसे लीस्ट ये वाली वैल्यू है और फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू है। तो इस तरीके से हम इनके सीक्वेंस को भी बता सकते हैं। अब देखो बेटा अगर कोई भी एक जो है वो बैटरी है उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो क्या होगा। अगर एक बैटरी को आप शॉर्ट सर्किट कर देंगे मतलब उसके दोनों टर्मिनल को एक वायर की हेल्प से कनेक्ट कर देंगे। कुछ खुरापाती बालक ऐसा कर सकता है, क्या करेगा, उसके जो दोनों टर्मिनल हैं उन पर वायर को आपस में कनेक्ट कर देगा। जैसे ही दोनों टर्मिनल के वायर को आपस में कनेक्ट कर देगा तो टीपीडी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, जीरो। क्यों, क्योंकि दोनों पोटेंशियल जो है वो सेम हो गए और ये जगह जीरो हो जाएगी। तो ऐसे केस में यहाँ पर कितना करंट फ्लो करेगा, टीपीडी जब जीरो हो जाएगा तो ई माइनस आई आर बराबर जीरो आएगा, मींस दैट आई बराबर आएगा ई अपॉन आर। इतना करंट बैटरी से फ्लो करेगा इन केस ऑफ टीपीडी बिकम जीरो, या इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ एनी बैटरी। जब हम किसी भी बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में डेफिनेटली उस बैटरी के अंदर करंट फ्लो करने लगता है E बाई आर। अब कई बार हमें इस तरीके की वैल्यू भी कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है कि बताओ बैटरी के द्वारा जो प्रोड्यूस पावर है वो मैक्सिमम है किसी भी लोड रेजिस्टेंस के लिए। अगर पावर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम पावर के केस में हम क्या कहेंगे। तो हम मैक्सिमम पावर थ्योरम के बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं। कहता है कि व्हेन द resistance of load resistance is equal to the resistance of combination then dissipated power through it is maximum। क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास ये एक अननोन या लोड रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास नोन या
हमारे पास जो वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी है। तो अगर हमें मैक्सिमम पावर करनी है तो सबसे पहले लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पीक मैक्सिमम करनी है। और लोड रेजिस्टेंस वेरी भी कर सकता है, इसकी वैल्यू को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं कम ज़्यादा? क्योंकि हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं कि किस रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग पावर की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो हमने बोला पावर अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस इज सिंपली रिटन एज आई स्क्वायर इंटू आर लोड। लोड रेजिस्टेंस का जो है वो रेजिस्टेंस आर, आई इज सिंपली रिटन एज ई डिवाइड बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, और इसका स्क्वायर ई स्क्वायर, और आर ये बना। ये हमारे पास आ गई पावर अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस। अब देखो बेटा, ये पावर जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेगी? आर के अकॉर्डिंग चेंज करेगी। जैसे ही आर चेंज होगा वैसे ही ये पावर भी चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही आर की वैल्यू चेंज करेगी, या ये कैपिटल आर जो है वो लोड रेजिस्टेंस चेंज करेगा, वैसे ही पावर चेंज हो जाएगी। हम लोग बोलते हैं ये जो पावर है वो मैक्सिमम बनती है कब? जब हम इसको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि किसी भी लोड रेजिस्टेंस के लिए जो पावर होगी वो आई स्क्वायर इंटू आर लिखी जाएगी, और पावर की वैल्यू आ जाएगी ई स्क्वायर आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर और इसका स्क्वायर। हमने बोला कि जो पावर है वो लोड रेजिस्टेंस आर पर डिपेंड कर रही है। जैसे ही लोड रेजिस्टेंस आर की वैल्यू बदलेगी वैसे ही पावर भी बदलेगी। अगर मैं पावर को मैक्सिमाइज करना चाहता हूं तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि पावर किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। एक्चुअल में पावर जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है? पावर चेंज हो रही है आर के अकॉर्डिंग। तो इसके रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, और जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोड रेजिस्टेंस जब इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है तभी हमारे पास लोड रेजिस्टेंस पर डिसिपेटेड पावर जो है वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो एक लोड रेजिस्टेंस पर अगर डिसिपेटेड पावर जो है उसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है तो डेफिनेटली हमें रेजिस्टेंस को कितना लेना पड़ेगा? लोड रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल लेना पड़ेगा। अब आप पावर वर्सेस लोड रेजिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ करने जाते हैं तो पावर वर्सेस लोड रेजिस्टेंस का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है कि धीरे 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 पावर की वैल्यू बढ़ती जाती है। एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस या पर्टिकुलर लोड रेजिस्टेंस पर ये वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद ये रिड्यूस होकर वापस जीरो हो जाती है। मैक्सिमम पावर की जो वैल्यू है वो जब हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देते हैं और सोल्व करते हैं तो पी मैक्स की जो वैल्यू आती है बेटा वो आती है ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4r। तो बहुत ही सिंपल है। मैक्सिमम पावर थ्योरम जो है वो ये कहता है कि मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड अक्रॉस एनी रेजिस्टेंस is when the resistance is equal to internal resistance of the cell। हमारे पास कोई भी एक जो लोड रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस अगर हमें मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड करानी है या मैक्सिमम पावर को डिसिपेटेट करना है तो डेफिनेटली जो लोड रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होना चाहिए? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के बराबर होना चाहिए। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में देखो क्या कहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो सेल की कहानी पढ़ ली। अब सेल की कहानी पढ़ने के बाद हम पढ़ने वाले हैं इन सेल का कॉम्बिनेशन। दो तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हमारे पास कोई एक सेल है जिसका ईएमएफ E1 है, जिसका रेजिस्टेंस R1 है, दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ E2 है, जिसका रेजिस्टेंस R2 है, तीसरा सेल है जिसका ईएमएफ E3 है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3 है, चौथा सेल अपने पास है E4 और इसका रेजिस्टेंस R4 है। इस तरीके से ये कनेक्टेड है। अब देखो बेटा यहाँ पर इन दोनों के एक टर्मिनल, ये पूरा एक सेल ही है और ये भी एक पूरा सेल है। इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ को अलग अलग रिप्रेजेंट करा गया, बाकी है तो एक सेल। ये भी एक पूरा सेल है, ये भी एक पूरा सेल है। अब ये सेल इस वाले सेल से यहाँ कनेक्टिंग है। क्या बताओ, ये कनेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर कोई तीसरा वायर कनेक्टेड है? नहीं, यहाँ कोई अदर वायर कनेक्टेड नहीं है। अदर वायर कनेक्टेड नहीं है तो ये कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा? सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन बनेगा तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है जिसमें एक सेल का एक टर्मिनल दूसरी सेल के एक टर्मिनल से कनेक्टेड है, वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये बात हमें अच्छे से क्लियर हो चुकी। अब देखो बेटा, यहाँ पर इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, मतलब दोनों की अपोजिट पोलरिटी कनेक्टेड है। फिर इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, मतलब इनकी अपोजिट पोलरिटी कनेक्टेड है। जब इनकी अपोजिट पोलरिटी कनेक्टेड है और सारी की सारी ये आइडेंटिकल हैं तो जब आप इनको सीरीज में ऐड करेंगे तो इनका इक्विवेलेंट बन जाएगा N इंटू ई। और जब आप इनके जो रेजिस्टेंस है उन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे या इनके रेजिस्टेंस को जब आप ऐड करेंगे तो इनका रेजिस्टेंस बन जाएगा NR। लोड रेजिस्टेंस के साथ R कनेक्टेड था। तो एक्चुअल में E इक्विवेलेंट इन केस ऑफ सीरीज इफ
ऑल बैटरीज आर आइडेंटिकल, अगर सारी की सारी बैटरी आइडेंटिकल्स हैं, आइडेंटिकल बैटरी है, तो ऐसे केस में उस कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट ईएमएफ का वैल्यू आएगा N इंटू ई। और अगर सारी की सारी बैटरी आइडेंटिकल है तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम ही होगा, और सबका आइडेंटिकल होगा, और सबके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस आर 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 ऐसा है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, स्मॉल आर इक्विवेलेंट बराबर आएगा N इंटू आर। ये बात भी हमें अच्छे से क्लियरली समझ आ गई। अच्छा, यहां करंट कितना फ्लो करेगा, करंट बराबर क्या लिखा जाता है बेटा, करंट आई बराबर लिखा जाता है क्या, करंट आई बराबर लिखा जाता है एन ई डिवाइड बाई एन आर प्लस कैपिटल आर, और इसको सोल्व करके लिख लेते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, अगर हम ईच सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहते हैं तो हर एक सेल ही यहां पर क्या कर रहा है, हर एक सेल ही डिस्चार्ज हो रहा है, और इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिकम ई माइनस आई इंटू आर। तो यहां टर्मिनल पोटेंशियल क्या बनेगा, ई माइनस आई इंटू आर के इक्वल बनेगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब इसके बाद देखो क्या कहता है, इसके बाद कहता है कि अगर मैं इस कॉम्बिनेशन में एक सेल जो है उसकी पोलैरिटी को रिवर्स कर दूं, एक सेल की पोलैरिटी को रिवर्स कर दूं, मतलब हमने ये जो सेल है इसको उल्टा लगा दिया। पहले तो क्या हो रहा था, इसका माइनस और इसका प्लस था, अब इसका माइनस माइनस आपस में आ गए, तो ऐसे केस में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी। बचेंगी कितनी, टोटल सेल कितनी थी, एन, दो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गई, ये ई लिखा जाएगा तो ये माइनस ई लिखा जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी तो रिमेनिंग रह जाएंगी एन माइनस टू। तो ऐसे केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ बन जाता है एन माइनस टू इंटू ई, और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है कितना, एन इंटू आर। तो ऐसे केस में हमने बोला जो करंट फ्लो होगी वो एन माइनस टू इंटू ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर के इक्वल होगी। यहां टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो सारी की सारी जो बैटरीज एक पोलैरिटी के साथ या इनिशियल पोलैरिटी के साथ जो कनेक्टेड है वो तो डिस्चार्ज हो रही है, और जो अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट करी गई है वो चार्ज हो रही है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो करंट का फ्लो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि करंट उसके अंदर हाई पोटेंशियल से एंटर करेगा, और करंट अगर हाई पोटेंशियल से एंटर करता है तो ये बैटरी चार्ज हो रही है। तो टीपीडी अक्रॉस द सेल हुज पोलैरिटी इज रिवर्स, किसी एक सेल की पोलैरिटी अगर रिवर्स है तो उसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है वो क्या मिलता है बेटा, ई प्लस आई आर मिलता है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में। पैरेलली अगर सेल्स को हमने कनेक्ट करा है तो क्या होगा, देखो एक बैटरी हमने यहां पर लिया, एक बैटरी हमने यहां लिया, एक और बैटरी यहां लिया, सारी बैटरी आइडेंटिकल हैं, सब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है, और सबको हमने इस तरीके से n टाइम्स कनेक्ट करा। तो क्या होगा, पैरेलली जब आप इनको सोल्व करेंगे, केवीएल को यूज करके आप इन्हें सोल्व करेंगे, तो आप देखेंगे कि इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ तो ई के इक्वल ही आया, बट इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर आर आर, और अगर एन जो है वो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट होगा आर बाई एन। ऐसे केस में यहां पर करंट कितना फ्लो करेगा, करंट आई बराबर लिखा जाएगा ई डिवाइड बाई आर प्लस आर बाई एन। ये बात तो सही है। तो हम लोग बोलते हैं जब बैटरीज को पैरेलली कनेक्ट करा जाता है तो उनका, अगर सारी की सारी बैटरी जो है वो एक दूसरे के आइडेंटिकल है या सारी की सारी बैटरी आइडेंटिकल है, तो ऐसे केस में उनका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आता है ना, उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ ई के इक्वल आता है, और ऐसे केस में उनका आर इक्विवेलेंट जो आता है वो आर बाई एन के इक्वल आता है। ऐसे केस में उससे जो हमारे पास करंट फ्लो होती है वो कितनी फ्लो करती है, ई डिवाइड बाई आर प्लस स्मॉल आर बाई एन के इक्वल फ्लो करती है। तो ये बेसिक बातें हैं। अब इसके बाद बात आती है मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की। मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में क्या करेगा, मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के अंदर एक रो जो है उस रो के अंदर बहुत सारी बैटरीज को कनेक्ट करेगा और ऐसी बहुत सारी रो बनाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर हमारे पास यहाँ m रो हैं और हर एक रो के अंदर n सेल्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल कितने होंगे, m इंटू एन। ये बात तो सही है। और हम लोग अगर n जो है वो सेल्स को इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक का पॉजिटिव, एक का ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब इनको अपोजिट पोलैरिटी के साथ ऐड कर रहे हैं, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, n इंटू ई। इसका इक्विवेलेंट भी कितना आएगा, n इंटू ई। इसका इक्विवेलेंट भी कितना आएगा, n इंटू ई। सारे के सारे n इंटू ई, n इंटू ई, n इंटू ई, ये एक दूसरे के
साथ कौन से कॉम्बिनेशन में बनेंगे, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में बनेंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आइडेंटिकल बैटरीज को एक साथ रखा जाए तो क्या होगा, अगर आइडेंटिकल बैटरीज को एक साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा जाए तो उनका इक्विवेलेंट भी कितना आता है, एन इंटू ई ही आता है। तो यहाँ पर हर एक रो का इक्विवेलेंट एन ई और हर एक रो का जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एन आर एन आर एन आर। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा एन आर बाई एम और इक्विवेलेंट ईएमएफ बन जाएगी एन ई। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं कि यहां से करंट कितनी फ्लो होगी, तो करंट बराबर लिखा जाएगा एन ई डिवाइड बाई कैपिटल आर प्लस एन आर बाई एम। ये हमारे पास इस सर्किट से करंट फ्लो करेगी। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा आप इन पर ध्यान रखते हुए इनको पढ़ेंगे, सीखेंगे